भाजपा के लिए आप मुसलमानों के मन में जगह कैसे बनाते हैं? धर्म और सियासत दो अलग अलग चीजें। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी परिस्थितियों से ये समझने लगे हैं कि भाजपा में हमारा भविष्य है। ये जो एक कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिमों को सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे बेवकूफ बनाती आ रही है। बदहाल हालात में अगर मुसलमान कहीं है तो वो बंगाल, और सबसे समृद्ध मुस्लिम अगर कहीं है तो वो गुजरात। मुसलमानों को संगठन में तो रख रही है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में केवल उनकी भूमिका मतदान तक है। सिर्फ टिकट दे देना ही मैं नहीं समझता कि किसी भी समाज के उत्थान की वजह बन सकती है। 3 तलाक की जो बात है वो विधेयक पास हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं साइलेंट वोटर है बीजेपी की। जो हमारे मौलानाओं को करना था वो आदरणीय मोदी जी ने किया था। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी गुलाम गौस खान से, और उन पर उनसे बात करेंगे किस प्रकार उन्होंने सफर तय किया, यहाँ तक पहुँचे और पार्टी में उन्हें क्या महत्व मिला, मुसलमानों के भाजपा के प्रति जो अविश्वास है वो कैसे विश्वास पैदा कर रहे हैं। इन बातों पर हम उनसे बातचीत करेंगे और उनको किस तरह की स्थितियों का सामना भी समाज में करना पड़ा होगा और कैसे अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन को संतुलित करते हैं, इस पर आज हम उनसे बातचीत करते हैं। गौस खान जी, आप ये बताइए कि आप इस राजनीति में कैसे कदम रखा आपने? नहीं, राजनीति का मेरा जो इंटरेस्ट लेवल था वो मैं जब कॉलेज पढ़ता था उस वक्त से ही मुझे राजनीति में इंटरेस्ट था, स्पेशली मुस्लिमों के लिए। मैं देखता था कि स्टडी के अकॉर्डिंगली 1947 के पहले मुस्लिम का जो एजुकेशन रेशियो था वो 24%, हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 24% था। बट आफ्टर आज़ादी 47 के बाद हम लोग 2.5-3% पे आ गए थे। तो मैं वही समझने की कोशिश करता था। तभी मैंने देखा कि ये जो एक कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिमों को सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पे बेवकूफ़ बनाती आ रही है। शिक्षा से बड़ा दूर रखा उन्होंने, और जिसके पास शिक्षा नहीं है वो सारी व्यवस्थाओं से दूर हो जाता। इसको देखते हुए मैंने, और राष्ट्र हित की पार्टी है ये, मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज टाइम से शुरुआत की थी। कुछ टाइम मैं हालांकि अपने जॉब्स के चक्कर में बाहर भी रहा, लेकिन बाद में मैं फिर वहीं वापस अपने मातृ संगठन में काम करा। तो भाजपा में आपका प्रवेश कब से हुआ? भाजपा में आई थिंक कि मैं 2008 से काम कर रहा हूँ लगातार यहाँ रहते, छत्तीसगढ़ में 2008 से सक्रिय। आप बताइए, व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से आप सामाजिक जीवन जीते हैं या सामाजिक जीवन के हिसाब से व्यक्तिगत जीवन जीते हैं? देखिए, आदमी दोनों के लिए पूरक होता है। मैं समाज मेरे लिए पूरक है, मैं भी समाज के लिए पूरक हूँ। मुझे भी समाज का जरूरत है, समाज को मेरा भी जरूरत है। कि समाज को इंडिविजुअल्स की भी जरूरत होती है ना। समाज बनता कैसे? 4 इंडिविजुअल्स मिलके समाज बनता है। तो जो सक्रिय रूप से समाज में काम करते हैं उन लोगों की जरूरत समाज को भी है, और मुझे भी समाज की जरूरत है। मेरा भाव ये था कि आप कैसे परिवार और समाज और संगठन के बीच तालमेल बैठा पाते? बड़ा एक्चुअली क्या होता है कि सच्चाई दिखानी होती है समाज को। अगर मैं भी आपसे कुछ 1-2 पॉइंट की बात करता हूँ। भाजपा पर इल्जाम लगाते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, आप भी अभी यही बोल रहे थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बंगाल ले लेते हैं हम लोग, जहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिमों की है। आज़ादी के बाद से आज तक बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनी, ठीक है। और वहीं गुजरात अगर देखते हैं आप तो सबसे ज़्यादा टाइम स्टेट सरकार देखेंगे तो गुजरात में रहा। लेकिन जब 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है तो वो ये बताती है कि सबसे बदहाल हालात में अगर मुसलमान कहीं है तो वो बंगाल है, और सबसे समृद्ध मुस्लिम अगर कहीं है तो वो गुजरात है। तो मुझे अब ये समझ नहीं आता कि मैं कैसे मान लूँ या मैं अपने समाज को कैसे बोलूँ कि भाजपा आपके विरोधी है। बल्कि मैं उन्हें बताता हूँ कि भाजपा ने जितना विकास मुस्लिमों के लिए किया है वो पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया।
समाज में कुछ, हर समाज में होते हैं, समाज में कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं। कट्टरपंथी जो है वो ज़्यादा असर फैला पाते हैं समाज के अंदर अपनी बात कहने में, और ज़्यादातर जो है अशिक्षित या कहिए कि जो मजहब से जुड़े होने के कारण उनके लिए मजहब पहले हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए आप मुसलमानों के मन में जगह कैसे बना पाते? नहीं, देखिए, धर्म और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं। धार्मिक, मेरे हिसाब से धर्म तो एक बड़ा व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जीवन जीना वो एक सियासी बातें होती है। जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, और चूंकि लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, तो वो एक सियासत का के थ्रू ही हमारे पास लोकतंत्र से वो सारी व्यवस्थाएं हम कर पाएंगे। और रही बात कट्टरपंथी की, तो कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन अगर उनसे बाकायदा, चूंकि धर्म आपको कहीं जीवन जीने के लिए रोकता नहीं है या आपको अपनी तरक्की के लिए रोकता नहीं है, तो अगर जब उनसे बात की जाए, उनको धार्मिक तरह से बताया जाए कि यहाँ हमको इजाजत है जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए। जैसे शिक्षा की बात है, हमारे पैगंबर साहब ने बोला कि आपको इल्म हासिल करने चाइना जाना है तो जाइए, तो पैगंबर साहब ने शिक्षा की बात करी, तो हम लोग आज वैसे बदल रहा है, सिनेरियो बदल गया। हमारे मुस्लिम समाज में भी अब पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, और इवन अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी परिस्थितियों से ये समझने लगे हैं कि भाजपा में हमारा भविष्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति का माहौल काफी तेजी से बढ़ रहा है जी। पहले विपक्ष होता था, वो सत्ता को समझता था। आज का विपक्ष ये है कि विरोध के कारण विरोध करता है, वो केवल एक लाइन खींच कर बैठा है कि मुझे विरोध करना है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ऐसी धारणा बना रहे हैं समाज के, उनके बीच में जब आप जाते हो, क्या कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि आप गए हो और भाजपा के पक्ष में अपनी बात रखे हो तो लोगों ने आपका विरोध किया? हाँ, ऐसा लोगों ने नहीं, कुछ गिने चुने लोगों ने किया, और ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। पिछले चुनाव में तो मुझे पुलिस तक की मदद लेनी पड़ गई थी। तो ये होता रहता है, क्या बोलते हैं, फ्रिंज एलिमेंट हर जगह होते हैं, मेरी समाज में भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे जाएंगे, ऐसे लोगों से लड़कर ही हम लोग समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। इन चार चंद लोगों के लिए समाज को नहीं छोड़ सकते ना। तो ये समस्या आते रहेंगी और उसके लिए मैं रेडी हूँ। इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सर सैयद अहमद खान जी ने जब यूनिवर्सिटी का कायम करी थी, तो उस वक्त के सारे मौलानाओं ने, मुफ्तियों ने उनको बड़ा एक फतवा दे के काफिर घोषित कर दिया था। उनको बोल दिया था कि आप तो अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हो तो आप तो दोजख में जाओगे। तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर समाज के विकास के लिए हम दो चार दोजख में भी चले जाएं, नरक में भी चले जाएं तो चलेगा, कम से कम समाज ऊपर आएगा। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस चीज़ को मैं भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। तो बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा में भविष्य कहाँ देखते हैं? बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा क्या है, वो तो एक मैनेजमेंट का तरीका है लोगों को जोड़ने के लिए। बाकी हम हैं भाजपाई, बीजेपी ही है। अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ ऐसा नहीं है। अब जब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो थोड़े डिपार्टमेंट डिविजन्स करने होते हैं, उसी का एक हिस्सा है डिवीजन। महिला मोर्चा है हमारे यहाँ, ST/SC मोर्चा है, OBC मोर्चा है। तो भाजपा से कुछ अलग नहीं है, सब भाजपा है। वो आप ठीक कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता रहा है कि वो टिकट नहीं देते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बिल्कुल नीचे लेवल पे अभी बीजेपी ने आपके वार्ड से भी एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो 3 महीना पहले केवल पार्टी में आया और वहाँ के समर्पित कार्यकर्ता को नहीं दिया। ये तो मान सामान्य बात है, लेकिन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का तो इस्तेमाल कर रही है, मुसलमानों को संगठन में तो रख रही है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में केवल उनकी भूमिका मतदान तक है, शीर्ष पर क्यों नहीं है, जनप्रतिनिधि के रूप में क्यों नहीं है? हम जनप्रतिनिधि ही तो है ना, अगर संगठन के लिए काम कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि है। रही बात, अगर आप सोचते हैं कि चुनावी प्रक्रिया से होकर ही जाने पे समाज का विकास होगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता। चुनाव एक सरकार बनाने और बहुत सारी जीतने, उसके पीछे एक पूरा स्ट्रेटजी काम करता है कि कहाँ से हम चुनाव जीतेंगे, कौन सा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली पार्टी काम करती है, और सिर्फ टिकट दे देना ही
मैं नहीं समझता कि किसी भी समाज के उत्थान की वजह बन सकती है। आप अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिए, सारी योजनाओं में देखेंगे कि मुस्लिम पॉपुलेशन है तो 14-15%, लेकिन अगर योजनाओं के लाभ में जाएंगे तो आप 30% प्लस में ही सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है मुस्लिम समाज को। मैं इसी चीज को और थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हम भी प्रतिनिधि, आप भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के रूप में समाज में प्रतिनिधि हैं। जी, जनप्रतिनिधि वो होता है जो चुनाव जीत कर आता है। मैं जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ कि आपको जनप्रतिनिधि बनाने के बारे में, या अल्पसंख्यक मोर्चा को, जैसे किसान मोर्चा के लोगों को मौका मिलता है, महिला मोर्चा के लोगों को मौका मिलता है, युवा मोर्चा के लोग जो है चुनाव के मैदान में होते हैं, उनको टिकट मिलता है, तो अल्पसंख्यक मोर्चा ही भाजपा में क्यों उपेक्षित? नहीं, बात अब यहाँ गिव एंड टेक का पॉलिसी है सर। अभी जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना, भाजपा के साथ उतना बड़ा वॉल्यूम में नहीं आया है। अब धीरे धीरे हम लोग मुस्लिम समाज को जोड़ रहे हैं। वो भी तो वक्त आएगा जब आपको देखेंगे कि मुस्लिम समाज, और पहले भी हमारे नेता रहे, शाहनवाज हुसैन रहे, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नेता। अभी केरल में डॉक्टर सलाम को टिकट दिया था। तो आप कहने का मतलब ये है कि बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि जब मुस्लिम आबादी, जो अभी विपक्ष का मतदाता है, हाँ, वोट बैंक है, हाँ, वो जिस दिन भाजपा का वोट बैंक बन जाएगा, उस दिन अल्पसंख्यक मोर्चा। आप गलत बात कर रहे हैं, वोट बैंक वाली बात नहीं है, बात ये है समर्थन की। मेरा वही समर्थन सही है। हाँ, तो नेचुरल सी बात है कि बढ़ रहे हैं लोग, और अगर चुनाव में टिकट नहीं दे रहे, इसका मतलब हम लोगों का विकास नहीं हो रहा, ये भी बात नहीं है। हमारे बोर्ड्स हैं, 4-5 बोर्ड है जिन पे हम लोगों को पद दिए जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर सलीम राज साहब, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो है ना नेता, अल्पसंख्यक के नेता हुए ना। ठीक है, अल्पसंख्यक के नेता है, अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप अल्पसंख्यक के नेता बने रहें जी, और पार्टी आपको और ऊपर ले गए। आप पार्टी लाइन से कोई संदेश आप देना चाहते हो कि हाँ, मुसलमानों को खास करके, चूँकि आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से कर रहे हैं पार्टी में, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भाजपा से क्यों जुड़े? आखिर जो है ये भ्रम जो की स्थिति है वो कैसे टूटे जी, इसके लिए आप क्या संदेश हैं और क्या करने का आपकी योजना है? भ्रम तोड़ो, भाजपा से जुड़ो, सीधा सा बात है। हमारे पास एक पूरा डाटा है कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए क्या किया, जो अक्सर मैं अपने जहाँ भी मैं मुस्लिम समाज में जाता हूँ, बातचीत के दौरान उन चीज़ों को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि 47 से पहले हम लोग 24% लिटरेसी रेट मुस्लिम समाज का था, जब नेशनल रेट 7% था, तब हम 3 टाइम्स ज़्यादा थे। और ब्यूरोक्रेसी में भी हमारा परसेंटेज 47 से पहले जो डाटा है वो 28% का बोल रहा है, जो 2003 में 4.5% हो गया था। मतलब आप देखिए कि इस बीच किसकी सरकार रही, इन्हीं विपक्षियों की सरकार थी। लेकिन 2014 के बाद 2024 तक में अब हमारा स्तर 10.5% का आ गया ब्यूरोक्रेसी में। तो ये जब सारी सच्चाई हम अपने समाज को बताते हैं, और ये, हाँ, मैं आपसे योजनाओं की भी बात कर लूँ। ये जो अभी हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, और भी ऐसी योजना है। ओवरऑल हमारा पॉपुलेशन में परसेंटेज 14-15% है, लेकिन इन सब योजनाओं में लाभार्थी देखते हैं आप तो 30 से 38% तक लोग हमारे लाभान्वित हो रहे। तो इन सब बातों का समाज में जब हम जाके बात करते हैं, उन्हें सच्चाई बताते हैं, तो वो लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बढ़ रहे हैं। अक्सर ये बात आती है, लाभ तो लेते हैं जी, लेकिन वो जो वोट है वो भाजपा को नहीं देना चाहते। नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है? आप तो मेरे बड़े करीब से जानते हैं मुझे, वैसे भी आपको याद होगा एक बूथ नंबर 18 है, जिसको करीब, जो अल्पसंख्यक की, जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे हारते रहते थे। लगभग पिछला एक विधानसभा चुनाव हुआ था तो समीक्षा बैठक में उसको 350 माइनस लिखे थे, लेकिन उस बूथ को हम सिर्फ 14 वोटों से विधानसभा में हारे थे, लोकसभा में जीत गए
और नगर निगम के चुनाव में भी जीत गए। यानी आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट जो है धीरे धीरे अब कन्वर्ट हो रहा है। वो हाँ, इसमें एक बात है, अब जो है वो सत्ता की के कारण, मतलब भाजपा के कारण या सत्ता के कारण दोनों- दोनों वोट जो है अरे टर्न हो रहा है। देखिए, जो जिसके लिए करेगा वो उसके प्रति समर्पित होता जाएगा। जब हमारे लिए भाजपा हमारे विकास के काम करेगी तो हम भाजपा के साथ क्यों ना काम करें, मुस्लिम समाज भाजपा के साथ क्यों ना जुड़े। तो वो तो होना है, धीरे धीरे वो सब बढ़ते जाएंगे। ये मान्यता रही है कि मुस्लिम समाज में खास करके जो सिया समुदाय है, अहमदिया समुदाय है, ये समुदाय भाजपा का वोटर रहा है, चूंकि ये उपेक्षित रहे हैं बाकी जगह से। चूंकि खास करके लखनऊ में ले लीजिए या कश्मीर में ले लीजिए, वो खास करके ये लोग जो है टारगेट पे होते थे, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो थी वो दूसरी थी। वो जो है अंसारी हैं या उसको कह लीजिए दूसरे हैं, हाँ सुन्नी कह लीजिए, है ना, तो वो है। तो उनकी आबादी के कारण ये लोग भाजपा में स्वतः होते थे। लेकिन आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक की जो बात हुई, वो विधेयक पास हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं साइलेंट वोटर हैं बीजेपी की? अरे मुस्लिम महिलाएं नहीं, मुस्लिम पुरुष भी हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं उस बात को उन्होंने सराहा 3 तलाक को, क्योंकि 3 तलाक तलाक़ बिद्दत कहलाती है। और मैं आपको बता दूं कि बिद्दत का मतलब वो होता है जिस काम को इस्लाम में करने की मनाही है। बिद्दत मतलब उस काम को नहीं करना। 3 तलाक को तलाक़ बिद्दत बोला गया, मतलब उस काम को नहीं करना है। बहुत बुरी परिस्थिति में हो सकता था, लेकिन लोगों ने उसको अपनी सुविधा के लिए एक क्या बोलेंगे औजार जैसा बना लिया कि जब मन करा 3 तलाक किया। तो वो हमारे मौलानाओं को करना, तो वो आदरणीय मोदी जी ने किया। तो उसके लिए तो जो लिटरेट मुस्लिम है, इंटेलेक्चुअल जो मुस्लिम है, वो उसके लिए तो बहुत समर्थन देते हैं 3 तलाक वाले मामले में, और महिलाएं भी है। आप शुरुआत से लेकर कई बार आपने कहा कि मुस्लिम लिटरेसी रेट बढ़ने से या जब मुस्लिम शिक्षित हो गए तब भाजपा के प्रति और सरकार को समझने लगे, और सरकार के प्रति या जो उनके हित को समझने लगे। लेकिन एक और भी अवधारणा समाज में चल रही है जी, वो ये है कि जो जितना बड़ा लिटरेट है उतना बड़ा टेररिस्ट है। उदाहरण के लिए दिल्ली में पकड़े गए डॉक्टर, इसके पहले पकड़े गए इंजीनियर, प्रोफेसर रहे आपके कश्मीर के, वो जो चढ़ाए गए फांसी पर अफजल गुरु, ठीक है। इसी तरह से खुद जो है बड़े जो आतंकी हैं वो सब कोई इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर, तो बड़े माने वो पढ़े लिखे थे, और वो जितने ज्यादा पढ़े लिखे थे उतने ज्यादा घातक रूप में सामने आए। उसको आप कैसे देखते हैं? लिटरेसी और इसके बीच का कहाँ दिक्कत है? कट्टरता हावी है लिटरेसी पर? देखिए, अभी तक जो आप बोल रहे हैं एजुकेटेड जो मिले, उनका एक विशेष पॉइंट और भी है कि वो सारे कश्मीरी हैं, और कश्मीर का मसला कश्मीर के बाकी भारत के हिस्सों से नहीं जोड़ता। उनका अपना एक विषय है। तो उनको देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि अदर देन कश्मीर के अलावा दूसरे पार्ट के एजुकेटेड मुस्लिम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एजुकेटेड हैं, बट वो कहीं ना कहीं कश्मीर है, और उनका अपना एक निजी कुछ समस्याएं, व्यवस्था है, जिसको हम धारा 370 हटा के मजबूती से उस पर वार भी किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। वो भी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो यहाँ मसला वो आप जो बोल रहे हैं वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि सिर्फ वो मुस्लिम एजुकेटेड नहीं है, उनके साथ आपको ये लगाना पड़ेगा कि वो कश्मीरी मुस्लिम एजुकेटेड पर्सन है। अच्छा, पूरे देश में चाहे वो कश्मीरी हिंदू पंडित हो जाए, चाहे कश्मीरी मुस्लिम, वो भारतीय नहीं हो पा रहे हैं। हम कभी सुना है कि ये बिहारी मुस्लिम है, ये छत्तीसगढ़ी मुस्लिम है, तो कश्मीरी मुस्लिम क्यों है? नहीं, ये बात तो ये वहाँ की पूरी पॉपुलेशन पे सूट करती है। आपने भी बोला कि वहाँ के ब्राह्मण भी अपने आप को कश्मीरी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? ये बड़ा स्तर का मामला है। और देखिए, अब धीरे धीरे उनकी जो पहले की सरकारों ने जो उनको 370 के बाद जो एक लिबर्टी दे रखी थी, वो धीरे धीरे हटती है। अभी 370 खत्म होने से हटी है। अभी आपने पहलगाम के
हमले के बाद देखा होगा कि कश्मीर में 100 स्फोट बंद हुआ और वो भारतीय जो लोग हमारे मारे गए थे शहीद भाई लोग उनके समर्थन में निकले हैं। एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ बढ़ गया है, जुड़ गया है कश्मीरी पॉपुलेशन। धीरे धीरे वो सब आ जाएगा। अच्छा, कश्मीर में ही एक घटना हुई, भारत का जो अशोक स्तंभ चिन्ह को तोड़ा गया, तो क्या वो लोग जो इसके समर्थन में खड़े हो गए कि ये सही है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, तो क्या भारतीय नोट और पासपोर्ट का उपयोग नहीं करेंगे वो लोग? नहीं, मैंने बोला ना, चल बुरे लोग हर जगह होते हैं, वैसे ही हैं बुरे लोग। बुरे लोग तो हर जगह बुरा काम करते हैं। मानते हैं कि वो गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। देश का प्रतीक चिन्ह है, देश के लिए वफादार रहना हमारे ईमान का आधा हिस्सा। हमारा कुरान बोलता है कि जिस देश में रहते हो उसके प्रति वफादार रहो। हुब्बुल वतनी का मामला पूरा कुरान में आया। ये आप किस सूरा में कुछ बता पाएंगे? मैं देखिए, बहुत ज्यादा मेरा भी डीपली नहीं है, लेकिन जो लगता है मादर वतन है, और ये क्लियर कट है कि हुकूमत के लिए वफादार, अपने देश के प्रति वतन परस्ती रखना आधा ईमान है। अच्छा, इस्लाम में एक शब्द है वले कुल्ले उमीर रसूल, कुरान के अंदर। मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और इसका होता है हर कौम में रसूल आता है। वले कुल्ले उमीर रसूल सूरा 479 इसमें है, जिसका मतलब होता है कि हर कौम में रसूल आता है। जब हर कौम में रसूल आता है तो दूसरे कौम के लोग काफिर कैसे हो जाते हैं? नहीं, काफिर का मायना ऐसा नहीं है कि दूसरी कौम का आदमी है। काफिर का मायना कभी आप निकालिए, गूगल पे, AI पे बात करिए। काफिर मतलब एग्जैक्टली हम उसको जो कट्टरपंथी बताते हैं उनकी बात नहीं, क्या काफिर का मामला है किसी चीज से। काफिर का मायना यह है कि सर किसी चीज को इनकार कर लेना, किसी चीज से इनकार करना जो आपको पता है। तो काफिर तो वो हमारे अंदर ही से निकलते हैं, काफिर बाहर का नहीं होता। लेकिन वो जो सारे जो कत्लेआम होते हैं वो इसी नाम पे होते हैं। अरे वो फिर उन बुरे लोगों की बातों पे आ गए। बुरा आदमी किसी को भी जब कत्ल कर सकता है तो बोलने में क्या दिक्कत है? इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए मेरा बहुत रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन कहीं नहीं लिखा हुआ रब्बुल मुसलमीन। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रब्बुल आलमीन ही है वो। तो रब्बुल आलमीन है, फिर इतनी कट्टरता, इतनी बेस। चल अब देखेंगे, हिंदुस्तान में 20-25 करोड़ मुस्लिम होंगे। कितने होंगे? 20-25 करोड़। कितने आतंकवादी हैं, कितने लोग ऐसे हैं? तो आप अगर आप 5-10 लाख के लिए आप पूरे कौम को नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं उससे इसी लाइन पर एक और बात मैं पूछ लूँ अंतिम, कि आप ठीक कह रहे हैं कि 20-25 करोड़ लोग हैं, लेकिन ऐसे 2-4% लोग होंगे जो इस तरह की कट्टरता करते हैं। लेकिन बाकी जो है, अगर 22% लोग, 3% भी मैं मानूं कट्टर है, तो 22% लोग की शांति या चुप्पी कहीं संदेह नहीं पैदा कर रही है? कहाँ चुप रहते हैं? आपने देखा पहलगाम में तो कश्मीर पे भी उतरा है। हम तो आए दिन इन आतंकवादियों का बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। जो भी बुरे लोग हैं उनका विरोध करते हैं, हम खुद करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आप विरोध कर रहे हैं उसके स्वर उस तरह के आवाज मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं जो कि आने चाहिए? नहीं, आते हैं। आप देखिएगा, बराबर मुस्लिम चीज गलत कामों का, गलत को गलत बोलता है, एक बड़ा मुस्लिम हिस्सा बोलता है, बराबर बोलता है, विरोध, गलत चीजों का विरोध करता है मुस्लिम समाज। अच्छा, वो क्या लग रहा है कब तक पार्टी आपको भी जनप्रतिनिधि बनाएगी? नहीं, ये सब पार्टी की बातें, इस पर मैं कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। यह हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस विषय, ये मेरा विषय नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया, बातचीत अच्छी रही। बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी मुझे आपने बोलने और सुनने का अभी आप देख रहे थे द सिकंदर शो। इसके साथ हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता गुलाम गौस खान जी थे, और अगली कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।